ऑल राइट, सो हमारे पास यहाँ पे एक जो क्लास है, आज टॉपिक है वो ओपियोइड्स का है, एनाल्जेसिक्स। ओके, सो एल्जेसिया हमने कल बोला था कि एक पेन है, वार्निंग साइन होता है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी होता है तो उसका जो वार्निंग साइन होता है वो एल्जेसिया को बोला जाता है, यानी पेन। एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स या ऐसी टर्म्स जो उस पेन को रेजिस्ट करती हैं या एंटागोनिस्ट करती हैं ताकि पेन ना हो। हमने बोला कि अलग अलग टाइप से हमने पेन के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कल कि सोमैटिक है, विसरल है, रैफर्ड पेन है। कंपोनेंट बोला कि एफरेंट होगा और ईफरेंट होगा, एक लेके आएगा सेंसेशन, एक लेके जाएगा सेंसेशन। और फिर हमने बोला एक्यूट है और क्रॉनिक है, एंड हमने डिस्कस किया पेन स्केल के बारे में। एंड क्लासिफिकेशन आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे ओपियोइड्स की। तो गाइज, ओपियोइड्स और एनाल्जेसिक्स, ठीक है, तो एनाल्जेसिक्स इज द मेन हेडिंग जिसमें आपका ओपियोइड आता है, जिसमें आपके नारकोटिक्स आते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन होती है हमेशा एनाल्जेसिक्स की। पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है ओपियोइड्स या नारकोटिक्स या मॉर्फिन लाइक एनाल्जेसिक, ठीक है। दूसरा होता है नॉन ओपियोइड्स या फिर नॉन नारकोटिक्स, एस्प्रिन लाइक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो कि दर्द को क्या करते हैं अर्चना, रिड्यूस करते हैं, लेकिन वो ओपियोइड्स नहीं है। जैसे एस्प्रिन हो गया, कम डोज पे देंगे तो कुछ इफेक्ट लग होता है, राइट, यस। तो जो नसेड्स हो गए हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन वो ओपियोइड्स नहीं है, बट वो भी पेन को क्या करते हैं, कम करते हैं आपके कॉक्स के प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर कर। तो ओपियोइड्स जो पेन को कम कर रहे हैं, नारकोटिक्स, मॉर्फिन, ये सब कैटेगरी आ जाती है। दूसरी क्लासिफिकेशन आती है नॉन ओपियोइड्स, नॉन नारकोटिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो होंगे आपके। और तीसरी क्लासिफिकेशन आती है जो पेन को कम करती है, दैट विल बी एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स। ये एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, ताकि बॉडी को थोड़ा यूफोरिया फील हो, बॉडी थोड़ा रिलैक्स फील करे, तो वो भी एक तरीके का पेन को रिड्यूस करने का ही क्लासिफिकेशन है। तो एनाल्जेसिया मैंने क्या बोला था, एनाल्जेसिया जब पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं होता है, पेशेंट पूरा कॉन्शियस होता है और उसके दर्द को जब हम थोड़ा शांत करते हैं, उसे हम एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। जिसके 3 क्लासिफिकेशन है, ओपियोइड्स वाला क्लासिफिकेशन जिसमें ही नारकोटिक्स आता है और मॉर्फिन आता है, और दूसरा नॉन ओपियोइड्स, नॉन नारकोटिक्स, एस्प्रिन लाइक, और तीसरा आता है हमारे पास एडजुवेंट एनाल्जेसिक्स जैसे कि एंटी कन्वल्सेंट्स एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। अब जल्दी से बात करते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स के बारे में, यानी कि ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि टाइप 1 है हमारी, पहले टाइप की जो क्लासिफिकेशन है। इसमें जो अर्चना रिसेप्टर्स हमने क्या पढ़ते हैं, म्यू, कापा एंड डेल्टा। यहां पर इकलौता जो शब्द आपको याद रखना वो है म्यू, क्योंकि सबसे ज्यादा वही काम करता होता है। ओके, सो म्यू 1, म्यू 2, कापा 1, कापा 2, कापा 3 एंड डेल्टा। लेट्स टॉक अबाउट म्यू। तो ये जो म्यू है आपका, ये थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे डीप लिख रखा है जो कि आपको याद नहीं रहेगा कुछ टाइम तक, लेकिन जो चीज याद रखनी है वो क्या रखनी है कि म्यू सबसे ज्यादा रिसेप्टर काम करते हैं, और जितने भी मॉर्फिन हो गया एंड योर एनाल्जेसिक्स हो गए, ये सब जो है वो आपके म्यू 1 ही करते हैं, म्यू ही रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, सो म्यू रिसेप्टर आपका थैलेमस में पाया जाता है, ब्रेन में पाए जा रहे हैं, ग्रे मैटर में पाया जाता है, एरिया पोस्टर्ना में पाया जाता है, डॉर्सल हॉर्न और ब्रेन के कुछ पार्ट्स में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स में आपका जो म्यू रिसेप्टर है वो पाया जाता है। इस म्यू की अगर बात करें तो ये म्यू 1 और म्यू 2 टाइप्स का होता है। और जब हम ओपियोइड्स को कलेक्टिवली पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि जो आपका म्यू होता है, जो ओपियोइड्स होते हैं वो कॉन्स्टिपेशन करते हैं, सिडेशन करते हैं, एनाल्जेसिया काम भी करते हैं, यूफोरिया भी करते हैं, मियोसिस भी करते हैं। तो इस ओपियोइड का पर्टिकुलरली म्यू 1 आपका एनाल्जेसिया का काम करता है एंड यूफोरिया करता है, और जबकि आपका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वाला है दैट विल बी ऑलराइट। सो जो नेक्स्ट है हमारे पास म्यू 2, वो क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड सीडेशन। मतलब थोड़ा सा आइडिया या साइड इफेक्ट्स भी हैं। एग्जैक्टली, म्यू 2 भी एक्टिवेट हो जाता है, तो उसकी वजह से ये साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो म्यू 1 एंड म्यू 2 आपका म्यू कैटेगरी के रिसेप्टर हैं जो कि थैलेमस और इन सब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव कापा, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पाया जाता है। अब कितना ही इंसान टर्म लर्न कर लेगा, कितने ही पार्ट्स याद कर लेगा ब्रेन के, इसीलिए ये इतने ज्यादा मतलब पर्टिकुलर पॉइंट्स नहीं है लर्न करने के, बस आपको समझ में आना चाहिए कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स वाला पार्ट आपका हिप्पोकैम्पस, स्ट्रेटम मिड ब्रेन, डॉर्सल हॉर्न मिड ब्रेन, ये सारा आपका कापा के जो रिसेप्टर है वो इस एरिया में पाए जाते हैं। एनाल्जेसिक्स, कॉन्स्टिपेशन, मियोसिस, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देना, इनका क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो एक तरफ एनाल्जेसिक्स,
एक तरफ कॉन्स्टिपेशन। तो यानी कि सेम जस्ट लाइक योर म्यू, कापा भी उसी प्रकार का एक्शन दे रहा है और रिएक्शन भी उसी प्रकार का दे रहा है। थर्ड आता है डेल्टा, ये आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऊपर भी सेरिब्रल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, स्ट्रेटम, मेसेंट्रिक प्लेक्सस, एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है यहाँ पे। काम क्या सेम, एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सिडेशन एंड मायोसिस। इसीलिए गाइस जब हम ओपियोइड्स पढ़ते हैं तो हम इनके डायरेक्ट साइड इफेक्ट और डायरेक्ट इफेक्ट्स पढ़ते हैं, पर्टिकुलर म्यू डेल्टा कापा से नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि इन सबके सेम होते हैं, सबको सेम होते हैं और ये एक्टिवेट कर देते हैं। सो आपका सिडेशन, आपका particularly analgesics effect, okay, and your euphoria, respiratory depression, sedation, constipation and meiosis, ये सब क्या होते हैं अर्चना के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा एंडोर्फिन, एडोर्फिन भी सुना होगा एक टर्म। तो गाइज जो इनके रिस्पॉन्स को, इन रिसेप्टर के रिस्पॉन्स वो क्या करते हैं, नेचुरली हमारी बॉडी रिलीज करती है। जब भी मुझे दर्द होता है रंजना, कभी भी कोई पेन है, तो नेचुरली मेरी बॉडी उस पेन को रिलैक्स करने के लिए क्या करती है, रिलीज करती है एनकीफेलिन्स, ओके, और एंड्रोफिन एंड योर डायनोफ्रिन। ये कुछ 3 नेचुरल सिक्रेटिंग आपके एंड्रोजीनियस ओपियोइड पेप्टाइड्स होते हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं बॉडी द्वारा जब आपकी बॉडी पेन में होती है, ताकि बॉडी क्या कर सके, थोड़ा सा बेटर फील कर सके। सो दीज आर द नेचुरल एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड्स। अब जल्दी, अभी तो हमने देखा ओपियोइड्स की क्लासिफिकेशन, तो हमने पर्टिकुलरली एनाल्जेसिक्स की क्लासिफिकेशन देखी अर्चना, जिसमें हमने ओपियोइड देखा, जिसमें हमने आपका नारकोटिक्स भी उसी में ही था एंड योर मॉर्फिन भी उसी में ही था। दूसरी क्लासिफिकेशन में हमने क्या देखा, एनाल्जेसिक्स में नॉन ओपियोइड, नॉन नारकोटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, और जो तीसरी हमारे पास टाइप थी उसमें हमने क्या देखा, एडजुवेंट्स, जैसे कि एंटी कन्वर्सन एंड एंटी डिप्रेसेंट्स। या अब पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं ओनली ओपियोइड्स की, ओनली एंड ओनली ओपियोइड्स, बिकॉज दीज आर द मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो गाइस एनाल्जेसिक्स का मतलब यहां साफ साफ है कि पेन को रिड्यूस करना, बट पेशेंट का कॉन्शियसनेस रहता है। तो ये ओपियोइड क्या करता है, इंसान के दर्द को कम करता है। मैंने यहाँ पे सिडेशन की बात नहीं करी, मैंने यहाँ पे हिप्नोटिक्स की बात नहीं करी, तो कृपया करके अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लेना कि इसका थोड़ा सा असर सिडेटिव का होता है, लेकिन सिडेटिव खुद एक अलग कैटेगरी की ड्रग है। तो ओपियोइड्स आपके ऐसे कैटेगरी के ड्रग्स हैं जो एनाल्जेसिक्स काम कर रहे हैं। सिडेटिव्स, एनाल्जेसिक्स भी लिटिल बिट काम करते हैं, बट उनका मेन काम क्या होता है, बॉडी की एंजाइटी को रिड्यूस करना। वो मैं आपको बताऊंगी क्या पर्टिकुलर काम है, बट आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आपके ब्रेन में ये 3 पार्ट अलग अलग दिमाग में हमेशा सेट रहे। ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स में आते हैं एंड योर सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स अलग कैटेगरी आती है। जस्ट इतना ध्यान रखना है आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओपियोइड्स कि इनके पर्टिकुलर कितने टाइप्स हैं। तो गाइज हमारे पास इनकी, अगर आप लिपनकॉर्ड का जो फार्मा का किताब है उसमें आप खोल के देखोगे तो इनको इन 3 पार्ट्स के फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट, मॉडरेट और लो एगोनिस्ट, मिक्स्ड एंड एंटागोनिस्ट। तो गाइज अगर मैं बात करूं ऐसे ओपियोइड्स जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करते हैं, तो उसमें आता है मॉर्फिन, जो कि नेचुरली अकरिंग होता है, मतलब नेचुरली प्लांट से एक्सट्रैक्ट करके लेना पड़ता है, सिंथेटिक नहीं होता है ये। हीरोइन भी क्या होती है, नेचुरल होती है। तो जो आप ग्रीन कलर का देख पा रहे हो, दीज आर द नेचुरल एक्सट्रैक्टिंग ओपियोइड्स। बट योर एल-फेंटानिल एंड फेंटानिल, these are the synthetic opioids and these are the full agonist opioids। तो आपके जो एंटागोनिस्ट है ये आपका क्या है, नेचुरली, नॉट नेचुरली सॉरी, सिंथेटिक एंड स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है। ओके चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहती हूँ, मीथाडोन, ये एनक्लेक्स का बहुत ही फेवरेट टर्म है मीथाडोन। मॉर्फिन, मॉर्फिन तो नहीं पर मीथाडोन याद रखना। हम लोग इंडिया में इतना इस्तेमाल नहीं करते मीथाडोन, मोस्टली हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फेंटानिल, मॉर्फिन। बट गाइस ये मीथाडोन जो है आपका, पैथेडीन, मीथाडोन, कोडीन, ये सब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इन सब में बहुत कॉमनली यूज की जाती है। ऑक्सीकोडोन, मतलब हमने जब ऑस्की का एग्जाम दिया था, देन वी गॉट ऑक्सीकोडोन ड्रग एंड मीथाडोन, और मुझे एग्जाम में मॉर्फिन भी आई थी। तो ये कुछ ड्रग्स है जो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल की जाती है पेन को रिड्यूस करने में। लेट मी गिव यू एग्जांपल। मुझे एक सिनेरियो मिला था कि एक पेशेंट है, वो उसको पीसीएम दिया है ऑलरेडी, बट पेशेंट अभी भी कंप्लेन कर रहा है पेन की, तो गो एंड मैनेज द पेशेंट। तो मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि ये तो भाई S4 S8 कैटेगरी की ड्रग्स हैं, यानी जो लॉकर में रखी जाती है उनको हम S4 S8 कैटेगरी की ड्रग्स बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेज में, यूके, आपका न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में हम इनको S4 S8 कैटेगरी ड्रग्स बोलते हैं। मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, मीथाडोन, हाइड्रोकोडोन, हाइड्रोमोर्फोन, फेंटानिल, हीरोइन, ये सारी ड्रग्स।
तो व्हेन आई एंटर्ड, मैंने उसका चार्ट देखा तो पीसीएम दे रखा था, मॉर्फिन जो था पीआरएन ऑर्डर में लिख रखा था, जिसका मतलब होता है व्हेन रिक्वायर्ड। मुझे पता लग गया मॉर्फिन देनी है मुझे, और मैंने वहां गई, लॉकर ओपन किया, मेडिसिन बाहर निकाला, और 3 चेक्स होते हैं, वो आप पढ़ोगे जब आप ऑस्की प्रिपेयर करोगे, तो वो 3 चेक्स किए। उसके बाद पेशेंट के पास आए, आईएम था, आईएम के रूट के थ्रू मॉर्फिन हमने पेशेंट को दे दी, एंड आई गॉट अबव स्टैंडर्ड। तो ऐसे ये जो ड्रग्स है ना, आपको ध्यान में रखना है कि दीज आर ओपियोइड्स। हम पूछते हैं पेशेंट को, मैं एक बात बताना भूल गई, हम पेशेंट को पूछते हैं कि हैव यू एक्सपीरियंसिंग एनी लाइक डिजीनेस और एनी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बिकॉज आई नीड टू मेक श्योर कि आपको सब सिम्टम नहीं है, तभी हम इस ड्रग को प्रोसीड करते हैं। पेशेंट विल टेल यू नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सब ओके रिपोर्ट पे है, देन हम इन ड्रग्स को दे सकते हैं। और हम 15 मिनट वेट करते हैं इन ड्रग्स को देने के बाद, और इनके जो रिमेनिंग कैप्सूल्स होते हैं या फिर जो एम्प्यूल्स होते हैं, वी वोंट डिस्कार्ड एट द बेड साइड, बिकॉज पेशेंट उसको कहीं भी सेल करके या कहीं भी दिखा के फार्मेसी में ले सकता है। तो वी नीड टू मेक श्योर कि इसको हम वापिस शार्प बिन में डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, मिथाडोन, हाइड्रोकोडोन। तो प्लीज इन ड्रग्स को अपने दिमाग में लेकर आइए, क्योंकि ये एक थोड़ा सा हाई प्रोफेशनलिज्म ड्रग्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट, मॉडरेट लो एगोनिस्ट। कोडीन इंडिया में तो भाई बैन कर दी गई है, क्योंकि इसका पाकिस्तान के बॉर्डर पे काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा था ट्रेमाडोल की टैबलेट्स का और कोडीन का, तो फिर भाई इंडिया में इसको बंद कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन में मिलती है, नॉर्मली कोडीन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। फिनर्गन मिल जाएगा, पर कोडीन का थोड़ा ही सॉल्ट होता है उसमें, पर कोडीन नहीं मिलेगी। मिक्स्ड एंड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, इसका क्या मतलब है अर्चना? होता क्या है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो म्यू को एक्टिवेट करती है, कापा को ब्लॉक कर देती है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? म्यू को तो एक्टिवेट कर ही दिया और कापा को इनएक्टिवेट कर दिया, तो दोनों का फंक्शन तो लगभग सेम ही है। तो म्यू भी वैसे ही काम करती है, कापा भी वैसे ही काम करता है, बस फर्क क्या है कि मिक्स्ड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होते हैं। तो किसी को ये ब्लॉक करते हैं, किसी को ये एक्टिव करते हैं, तो कुछ ऐसा प्रकार का इनका फंक्शन होता है। एंटागोनिस्ट, गाइस मैं यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस या फिर मैं यहाँ पे ओपियोइड्स का विड्रॉवल नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि ओपियोइड्स का एंटागोनिस्ट क्या है, आपको ब्लॉक करना है उसके। फॉर एग्जांपल, क्यों ऐसा, आप कब किसी को दर्द के लिए कब क्लोज कर सकते हो? ओवरडोज रखा है, यस यस, रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 से कम आ जाता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को नैल्ट्रेक्सोन या नैलोक्सोन देने की मतलब देते हैं फॉर एज अ, हाँ आप एंटीडोट भी बोल सकते हो, एंटागोनिस्ट विल बी योर एंटीडोट। तो गाइस बेसिकली एंटागोनिस्ट यहाँ पे बोलने का मतलब है कि ऑक्सीकोडोन के काम को बंद कर रहा है। तो आप सोचोगे यार ऑक्सीकोडोन तो पेन किलर है, वो तो इतना अच्छा इफेक्ट है, नहीं, ये जो ये एंटागोनिस्ट है पर्टिकुलर तब भी इस्तेमाल होता है जब कभी टॉक्सिसिटी हो जाए, ओवरडोज हो जाए, तब आप नैलोक्सोन और नैल्ट्रेक्सोन जो है वो यूज कर सकते हो। अब हम ओपियोइड्स की ही कैटेगरी में से पढ़ रहे हैं मॉर्फिन को, ओपियोइड्स की ही कैटेगरी में से क्या पढ़ रहे हैं, मॉर्फिन को। तो मॉर्फिन में क्या है हमारे पास, ओके वैसे तो मैंने आपको इनके फंक्शन मोड ऑफ एक्शन पता ही है, सबके सेम ही रहेंगे, फिर भी देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम था हमारा, ब्रेन के अंदर हमारा, पहले नॉर्मली देखते हैं नॉर्मली क्या होता है। प्री साइनेप्टिक आपका जो है, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, दो हमारे साइनेप्स होते हैं। जो प्री साइनेप्टिक होता है उसमें जो आपके चैनल्स हैं, ओके, सो यू विल गेट सम काइंड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। मान लीजिए एक्टिवेट हो गया, आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, एफ्रंट ने सिग्नल दिया, इफ्रंट के लिए वो जा रहा है, वापस जा रहा है, पेन रिस्पॉन्स जा रहा है। तो एफ्रंट से मैसेज आ गया, यहाँ पे एफ्रंट को मैसेज क्या मिला, मान लीजिए किसी को स्लैप कर दिया, हिट कर दिया, तो एफ्रंट ने सिग्नल कहाँ पे दिया, प्री सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, सॉरी प्री साइनेप्टिक्स जो है आपके, वहां पे सिग्नल जा रहा है। सिग्नल जैसे ही जाता है अर्चना, यहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि कैल्शियम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे ही आपका सोडियम और पोटेशियम एक्टिवेट होता है, सबसे पहले तो कैल्शियम एक्टिवेट होगा, कैल्शियम एक्टिवेट होता है, फिर सोडियम पोटेशियम अपना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं और अंदर एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं और रिलीज करा देते हैं हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को। और ये न्यूरोट्रांसमीटर फर्दर कहाँ जाते हैं, हमारे पोस्ट सिनैप्स पे जाते हैं। और पोस्ट सिनैप्स पे जाने के बाद क्या होता है, हमारा जो पोटेशियम होता है वो बहुत ही ज्यादा एंट्री उसकी स्टार्ट हो जाती है और अंदर अगेन एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और ये सिग्नल तब तक चलता जाता है जब तक मसल को ही नहीं आ जाती है, और मसल में क्या फील होता है, हमें पेन, और हम अपना हाथ हटा लेंगे वहां से, ठीक है। लेकिन ओपियोइड्स क्या करते हैं, ओपियोइड्स इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स है वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं, और जब वो बाहर ही नहीं आ पाएंगे तो वो पोटेशियम को एक्टिवेट ही नहीं कर पाते, और आपका मैक्सिमम पोटेशियम जो है वो बाहर ही रह जाता है, सेल के अंदर आ ही नहीं पाता है। और अगर बाहर इतना ज्यादा पोटेशियम है तो अंदर नेगेटिविटी हुई, और आप सबको पता है कि जब भी अंदर नेगेटिव चार्ज होता है तो एक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है और आपका सेल जो होता है वो शांत हो जाता है, वो सिग्नल अपना नहीं देगा। तो इस प्रकार से जो ओपियोइड्स होते हैं वो आपके पेन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ओके।
तो ये हो गया आपका ओपियोइड का फंक्शन, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी खास नहीं है, बस आपको यहाँ पे ओपियोइड के रिसेप्टर्स की बात करनी है। म्यू है, कापा है, डेल्टा, अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग हिस्से में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, लेकिन काम ये ओवरऑल सेम ही करेंगे। ये क्या करेंगे, आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो वेसिकल्स है उनको ब्लॉक कर देंगे ताकि सिग्नल आगे ना जा सके, और आगे नहीं जाएगा तो आपका पोटेशियम जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आएगा, एंड जिसकी वजह से आपके बाहर पॉजिटिविटी रह जाएगी और अंदर नेगेटिव चार्ज रह जाएंगे, और आपका अंदर एक्शन पोटेंशियल जो है वो काफी रिड्यूस रहेगा और आपका सिग्नल आगे मूव ऑन नहीं करेगा। ओके, सो अब इसको हम थोड़ा पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूस देयर एक्शन थ्रू ओपियोइड रिसेप्टर, ये अपना काम ओपियोइड के रिसेप्टर के हिसाब से करता है। ऑल ओपियोइड रिसेप्टर आर जी प्रोटीन रिसेप्टर, सारे के सारे जी प्रोटीन पे काम करते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ रखे हैं, जी क्यू प्रोटीन, जो हमने टाइप्स ऑफ पढ़े थे फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर्स के। वर्चना नो, ओके, नेक्स्ट, दे ओपन पोटेशियम चैनल, तो वो क्या करते हैं, जो हमारा पोटेशियम चैनल्स है उनको खोल देते हैं ताकि वो बाहर की तरफ आ जाए, वो अंदर मूव ही नहीं कर पाते हैं। दे ऑल्सो इनिबिट द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स, वो आपके कैल्शियम चैनल्स की ओपनिंग को भी इनिबिट करते हैं ताकि अंदर जो है उस इंट्रासेलुलर कैल्शियम डिक्रीज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज रहे ही ना और बाहर आ जाए आपका पॉजिटिव चार्ज, और अंदर एक्टिव पोटेंशियल जो है वो आपका रिड्यूस हो जाए। यानी इसका एक्शन क्या होगा, एनाल्जेसिक एक्शन, दैट इज समथिंग दैट वी वांट टू लर्न, कि आपका मॉर्फिन, आपके ओपियोइड्स, आपके नारकोटिक्स, these all are your analgesics, जो बेसिकली आपके इस एक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज करके जो नर्व की सेंसिटिविटी है पेन को लेके कम कर कर अपना एनाल्जेसिक जो है वो काम कर रहे हैं। यूफोरिया, सिडेशन, तो गाइज यहाँ पे सिडेशन में एक शब्द बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ थोड़ी मात्रा में, कि सिडेशन का भी काम करते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी करते हैं, ये डोज डिपेंडेंट होता है। डिप्रेशन ऑफ कफ रिफ्लेक्स, तो आपका जो कफ रिफ्लेक्स होता है उसको भी डिप्रेस कर देते हैं, तो इसीलिए मान लीजिए किसी को ड्राई कफ है तो आप क्या कर सकते हो, इस कफ रिफ्लेक्स को क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तो एंटीट्यूसिसिव्स जो होते हैं वो भी कुछ इसी प्रकार से काम करते हैं, सो ड्राई कफ में आप इन्हें यूज कर सकते हैं। मियोसिस की अगर मैं बात करूं तो पिन पॉइंट प्यूपिल ओपियोइड पॉइजनिंग में देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि दैट इज अ साइड इफेक्ट, दैट इज अ म्यू रिएक्शन, वो मियोसिस कर देता, वो आपके जो प्यूपिल्स हैं उनको थोड़ा शॉर्ट कर देता है, लेकिन अगर आपको ओवरडोज हो जाएगी तो वो शॉर्ट ही नहीं, वो बिल्कुल ही ज्यादा पिन पॉइंट कर देगा आपके प्यूपिल्स को। रिलीफ ऑफ डायरिया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपके ओपियोइड्स होते हैं वो आपके स्टूल में से पानी को रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा जो है वो बढ़ा देते हैं, मतलब रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा होती है, तो यहाँ पर आपका जो स्टूल है वो कैसा हो जाएगा, हार्ड। तो ओपियोइड्स एक अगर किसी को मान लो डायरिया भी है तो वो भी सॉल्व हो जाता है। रिलीफ ऑफ डायरिया बिकॉज दे विल ऑब्जर्व ऑल द वाटर फ्रॉम योर स्टूल। हिस्टामाइन रिलीज स्वेटिंग एंड अर्टेरिया, रिमेंबर मैंने आपको उस टाइम पे लाइक स्टार्टिंग में पढ़ा था, मैंने बताया था कि कुछ ओपियोइड्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कलाइन काम करते हैं, राइट, और हमेशा मॉर्फिन मैंने बताया था एग्जांपल में, शायद आप लोगों को याद हो, मैंने कहा था मॉर्फिन एक अल्कलाइन ड्रग है। जो अल्कलाइन ड्रग्स होती हैं वो बेसिकली बेसोफिल्स को एक्टिवेट कर देती है और कहीं ना कहीं हिस्टामाइन का रिएक्शन आ जाता है। तो गाइस जिसको याद नहीं है प्लीज हमारा फर्स्ट वाला लेक्चर देख लेना या फिर रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें मैंने साफ साफ बोला था अल्कलाइन ड्रग्स में मॉर्फिन का एग्जांपल दिया था मैंने। तो यहाँ पे हिस्टामाइन रिलीज उसी से लिंक्ड है ये बात, क्योंकि मॉर्फिन एक अल्कलाइन ड्रग है और अल्कलाइन ड्रग क्या करती है, रिलीज करती है, बेसोफिल्स को एक्टिवेट करती हैं। दीज बेसोफिल्स बेसिकली रिलीज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हिस्टामाइन रिलीज। ओके, हॉट फ्लश भी होता है, तो मॉर्फिन अगर कोई खा रहा है या ले रहा है या आईवी रूट से ले रहा है तो वो कंप्लेन करेगा कि उसका फेस बिल्कुल चमक रहा होगा और बिल्कुल गर्म सा महसूस उसको होगा। चलिए अब बात करते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट के बारे में, कि ऐसी कौन सी ड्रग्स है जो ओपियोइड को एंटागोनिस्ट करते हैं और कैसे करते हैं। तो गाइस जो ओपियोइड के एंटागोनिस्ट है वो ज्यादातर अब्यूज में, एडिक्टिव में और टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए ही रंजना हम इस्तेमाल करते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट। ये बाइंड करते हैं ओपियोइड के रिसेप्टर के साथ ताकि आगे एफिनिटी बने ही ना, वो आगे काम ही ना करे, हमारा कौन, ओपियोइड्स काम ही ना करे। अब यहां पर एक बात है जो आपको ध्यान में रखने लर्न करनी है, नैलेक्सोन, नैल्ट्रेक्सोन और नैलेक्सोन। अगर मैं बात करूं नैलेक्सोन, वैसे तो ये दोनों एग्जाम्पल हमने ऊपर अभी पढ़े एंटागोनिस्ट में, तो ये दोनों ही आपके एंटागोनिस्ट हैं। नैलेक्सोन अगर आप मैं बोलूं तो ये यूज टू एंटागोनाइज कोमा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। लेकिन अगर मैं बात करूं नैल्ट्रेक्सोन, देन गाइस दिस विल आल्सो एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट बट इट विल बी लाइक आईवी रूट से।
ओके, आईवी रूट से आप इसको डायरेक्ट दे सकते हो। रैपिड डिस्प्लेस ओपियोइड और बोन, यानी ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको डिस्प्लेस कर देता है, ओपियोइड्स को बाहर निकालकर अपने खुद के रिसेप्टर्स को लगा देता है, ताकि आपका ओपियोइड क्या हो जाए, वहां का रिसेप्टर म्यू कापा डेल्टा व्हाटएवर इट इज दैट विल गेट ब्लॉक्ड। आफ्टर 30 सेकेंड इसका जो असर है वो आपको देखने को मिल जाता है। अगर मान लीजिए कोई कोमा में चलता है, एकदम से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, शायद आपने वीडियोस देखे होंगे बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज के, जब हम देखते हैं नर्सिंग के वीडियोस, पैरामेडिक वीडियोस आप देखोगे, ड्रग, जो लोग ड्रग डीलिंग के साथ, जो लोग ड्रग एडिक्टेड होते हैं और वो गाड़ियों में कोलैप्स कर जाते हैं, व्हाट दे डू, दे जस्ट डायरेक्टली गिव नैलट्रेक्सोन आईवी देते हैं, ताकि पेशेंट एकदम से कुछ ही सेकंड्स के अंदर वापस आ जाता है, रिवाइव। देखे आपने वीडियोस काफी बार, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं, शायद मैंने यूट्यूब पे ही देखा है, या सो यू विल सी कि नैलट्रेक्सोन जो आईवी एकदम से देके 30 सेकंड्स में पेशेंट जो वो रिवाइव कर जाता है, बिकॉज व्हाट दे विल डू, दे जस्ट डिस्प्लेस द ओपियोइड। वो ओपियोइड जो चिपके हुए जिन रिसेप्टर्स में, उनको निकाल कर बाहर फेंक कर खुद चिपक जाते हैं उनके साथ। ओके, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करते हैं ये, म्यू हो गया, कापा हो गया, डेल्टा हो गया। ओके, म्यू लेकिन 10 टाइम्स ज्यादा, मतलब बोलने का मतलब म्यू ज्यादा काम करता है, ज्यादा रिसेप्टर्स है इसके, इसीलिए ज्यादातर ड्रग्स आपके म्यू के ऊपर ही काम करती हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, चलो देख लेते हैं जल्दी से एंटागोनिस्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नंबर 1, आप सबसे पहले देखोगे नो एगोनिस्ट, यानी कि नॉर्मल आपका एक सेल है, रिसेप्टर है भाई, कोई एनाल्जेसिक ही नहीं है। ओके, मतलब कि नो एगोनिस्ट, कोई है ही नहीं, ओपियोइड ही नहीं है, तो आपकी बॉडी टच ही नहीं करेगी उसको। नंबर 2, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में पेन ही नहीं है, एगोनिस्ट ही नहीं है, तो भाई नो एनाल्जेसिक्स, जरूरत नहीं है। ओके, तो दिस इज जस्ट लाइक अ सिंपल थिंग कि आपकी बॉडी नॉर्मल है, बिल्कुल, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नंबर टू में आप देखोगे कि किस प्रकार से एक एगोनिस्ट का रिसेप्टर आके लगा, किसका, ओपियोइड का। ओपियोइड का रिसेप्टर आके लग गया यहाँ पे एगोनिस्ट का, इसने क्या किया, एनाल्जेसिक काम किया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन यहाँ तीसरा जो टाइप आता है वो होता है हमारा एंटागोनिस्ट, जिसका मतलब क्या होता है, आपका एगोनिस्ट आके लग जाता है लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, तो हमारा एंटागोनिस्ट क्या करता है, इसको यहाँ से रिप्लेस कर अपनी खुद की जगह बना लेता है। तो आपके जो ओपियोइड्स के जो एक्शन है एंटागोनिस्ट के, गाइस रिमेंबर दिस थिंग, वो कैसे होते हैं, रिप्लेसमेंट। ओके, वो रिप्लेस करते हैं। कभी आपने एंटागोनिस्ट पढ़े ऐसे अभी तक, उसमें रेस्पिरेटरी में नहीं पढ़े, इस ओपियोइड में, इस मॉर्फिन में कुछ इस प्रकार का रिसेप्टर काम करते हैं जो डिस्प्लेस कर देते हैं उनको, तभी इसका असर विद इन 30 सेकेंड आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसका एंटीडोट भी हम इसी को ही बोलते हैं। ओके, अब कुछ बात करते हैं एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, अस्थमा वाले पेशेंट में बिल्कुल भी नहीं देते हैं, और ये इंसिडेंट हमारे एम्स में हो चुका है, आईसीयू की बात है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन इट मोर, बट इंसिडेंट हो चुका है अस्थमा, और क्योंकि पेशेंट ने बताया ही नहीं वो अस्थमेटिक है, क्योंकि अस्थमा जो इनको काफी छोटी उम्र से भी रहता है ना, वो बस एक पफ सा लेते रहते हैं, बीच बीच में सीजनल होता है। द पेशेंट वाज अस्थमेटिक, और वो पेशेंट को मॉर्फिन डोज चढ़ाया था उस टाइम पर, काफी प्रॉब्लम हुई थी। मीथाडोन लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट, तो मीथाडोन क्या है हमारा, लॉन्ग एक्टिंग। देखो अब आपके माइंड में आएगा, मैम मीथाडोन तो हमने ऊपर पढ़ा था शॉर्ट, गाइस वो शॉर्ट नहीं था, वो स्ट्रॉन्ग था। ऊपर जो मीथाडोन पढ़ा अभी मैंने आपको जो बताया था, ओके, दैट वाज स्ट्रॉन्ग एंटागोनिस्ट और मीथाडोन। तो गाइज ये आपका शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है। ओके, तो ध्यान में रखना, इस बात को भूलना नहीं है, इस बात को। तो यहाँ पर हमारा जो ये सारे एनक्लेक्स के क्वेश्चंस हैं जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए थे। मीथाडोन लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट, इनमें से कौन सा वाला लॉन्ग एक्टिंग एगोनिस्ट होता है, तो गाइस मीथाडोन। एंड लिटरली हम टेलिंग यू, ये काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉरेन कंट्रीज में, यहाँ पे नहीं, फॉरेन में यूज करते हैं इसको काफी। पैथेडीन और मेप्रेडीन, मैं गाइनी वाला कंसेप्ट दोबारा नहीं लेके आऊंगी यहाँ पे, हम इसे गाइनी में भी पढ़ चुके हैं। पैथेडीन को यूज किया जाता है पेन वगैरह को रिजॉल्व करने के लिए। काइंडली एक्सक्रीट इट इन यूरिन, इफ अगर पैथेडीन आपका एक्युमुलेट होता चला जाता है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, सीजर हो सकता है। ये भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन था कि सीजर, व्हाट विल बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रोलॉन्ग पैथेडीन, गाइस सीजर। हाँ, यस यस, किडनी होएगा, मतलब वही एक्सक्रीट हो जाना चाहिए यूरिन से। इफ एक्युमुलेशन, सीजर जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है और सीजर भी लीड करता है, तो पैथेडीन को ज्यादा लंबे समय तक के लिए इस प्रकार से नहीं दिया जाता है। रीनल पेशेंट में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं देना है। मीथाडोन किसमें, सॉरी अस्थमेटिक में क्या नहीं देने, सारी ड्रग्स नहीं देनी है। और किडनी वाले में क्या नहीं देना, पैथेडीन नहीं देना, क्योंकि एक्युमुलेट करके, या वेरी गुड, एक्सक्रीशन इसकी किडनी द्वारा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फैंटानिल ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाता है अगर कोई डे केयर में आया है, तो अगर किसी को डे केयर में प्रिवेंशन करनी है पेन की, तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो, फैंटानिल। ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, पैच। ऑलराइट, ओपियोइड विड्रॉवल एंड डिपेंडेंट। अब हम बात कर रहे हैं विड्रॉवल की।
और ऑपियोइड विड्रॉवल के सिम्टम गाइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है नोजिया, वॉमिटिंग एंड रनिंग नोज। अगर मैं बताऊं बेंजोडाइजेपाइन्स की तो उसमें आता है आपका नंबनेस, मसल वीकनेस। ये मुझे कैसे याद है, ये ऑस्की के थ्रू याद हुए हैं, क्योंकि डाटा कितनी बार पढ़ लो भूल जाते हैं, बट ऑस्की में पर्टिकुलर आपको स्टेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं जहां पर आपको एक पेशेंट दिया जाता है जो कि ओपियोइड विड्रॉवल का होगा और आपको उसकी असेसमेंट करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे हम जो स्पेशल क्वेश्चंस पूछते हैं, एजिटेशन, ट्रेमर, टेक्टाइल हेलुसिनेशंस, विजुअल हेलुसिनेशंस, एंड बेसिकली वी पर्टिकुलरली आस्क अबाउट नोजिया एंड वॉमिटिंग एंड रनिंग नोज, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स। तो जो ओपियोइड्स होते हैं आपके, तो ध्यान में रखना अर्चना, ओपियोइड्स बेसिकली फ्लू लाइक सिम्टम आपको दिखाता है, बेंजोडाइजेपाइन्स पर्टिकुलरली आपके नंबनेस, मसल पेन, मसल एक, ये सब दिखाता है, और अल्कोहल विड्रॉवल के मैंने ट्रेमर्स, प्रॉक्सिमल स्वेटिंग, एजिटेशन, एंशियसनेस, टेक्टाइल हेलुसिनेशन, विजुअल हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब देख, और डिसओरिएंटेशन ऑल्सो, ये सारे आपको विड्रॉवल सिम्टम पता होने चाहिए। हम पढ़ेंगे साइकेट्री के अंदर, या क्योंकि एग्जाम में आते हैं ना, ओपियोइड्स कोडीन में आ जाएगा, ओपियोइड्स कोडीन में आ जाएगा, क्योंकि आपकी इसी क्लासिफिकेशन में कोडीन पढ़ा, तो ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं विड्रॉवल्स। ओके, अब बात करते हैं ओपियोइड विड्रॉवल एंड डिपेंडेंटी। सो डिटॉक्सिफिकेशन और रिलैप्स प्रिवेंशन बोथ ट्रीटेड, तो आपको ट्रीट भी करना है, डिटॉक्सिफाई भी करना है, तो लेट्स डू। क्या बेस्ट होता है? मीथाडोन एगोनिस्ट काम करता है, नैलट्रेक्सोन एंटागोनिस्ट काम करता है, एंड प्रेफर्ड फॉर होम ट्रीटमेंट नैलट्रेक्सोन्स। ओके, क्लोनिडीन जो होती है ओनली यूज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट, ये जो भी डाटा मैं बता रही हूँ एनटेक्स का एमसीक्यू का डाटा है गाइस, तो प्लीज मेक श्योर आप इसे अच्छे से पढ़ ले। ओके, सो क्लोनिडीन ओनली यूज्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन। और लास्ट दो पॉइंट्स क्या हैं जो आपको इनके एमसीक्यूज के पता होने चाहिए? ओपियोइड की पॉइजनिंग है या ओवरडोज है, तो नैलट्रेक्सोन क्या देते हैं हम? एंटीडोट देते हैं, आईवी के द्वारा दिया जा रहा है, या फिर नैलट्रेक्सोन भी आप दे सकते हैं, बट नैलट्रेक्सोन आपको एंटीडोट ही लर्न करना है। मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हैंड इंजरी, व्हाई? बिकॉज ये आईसीपी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्लाउडीनेस, डिप्रेशन सब देखने को मिल सकता है। तो गाइज ये था हमारा ओपियोइड्स के बारे में। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द सेडेटिव्स एंड योर हिप्नोटिक्स। ये भी क्लासिफिकेशन कुछ इससे ही मिलती जुलती है, आप देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस बताती हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंस पता करना बहुत जरूरी है और बहुत ही कॉमन है, जो आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। गाइस, सिडेटिव्स। ओके, अभी तक मैंने अच्छा कितनी बात करी? मैंने मॉर्फिन बोला, कोडीन बोला, फेंटेनिल बोला, मिथाडोन बोला, ऑक्सीकोडोन बोला, ऐसे ऐसे ड्रग्स के नाम लिए। क्या मैंने बेंजोडाइजेपाइन्स बोले? क्या मैंने डाइजेपाम, लोराजेपाम कुछ ऐसा नाम लिया? नहीं। तो लेट्स सी, क्या पता वो इन कैटेगरीज के अंदर होते होंगे। लेट्स सी नाउ। सो गाइस, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, ये दो हमारे पास क्लासिफिकेशन आते हैं, और ये दोनों के दोनों सेम काम करते हैं एक्सेप्ट एक काम। सिडेटिव से लगता है भाई इंसान को नींद आती होगी, बट ऐसा नहीं है। सिडेटिव आपके नींद नहीं लेके आते हैं, क्योंकि ये स्मॉल डोज में दिए जाते हैं, जबकि हिप्नोटिक्स आपके जो है वो लार्ज डोज में दिए जाते हैं, और नेचुरली भी बॉडी जो है वो उनको मदद करती है सिक्रेट करने में, और यही आपको स्लीपिंग करते हैं। तो गाइस, लेट्स डू इट नाउ। ओके, सो यहां पे सबसे पहले सिडेटिव्स की बात करते हैं। विच कॉज काम इफेक्ट? ओके, नंबर 1 रिड्यूस एक्साइटमेंट, नंबर 2 विदाउट स्लीप। विदाउट स्लीप, तो रंजना आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए, सिडेटिव के 3 काम है। काम करना पेशेंट को, यानी कि एंजाइटी को थोड़ा कम कर रहा है, एक्साइटमेंट को कम कर रहा है, ओके, और तीसरा स्लीप को थोड़ा अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है, सुलाना नहीं है पेशेंट को, तो ये देकर पेशेंट काम हो जाएगा। और मैं चाहती हूँ कि मेरा पेशेंट बस सो भी जाए, काम भी हो जाए, सब हो जाए, तो मैं कुछ और दूंगी, तब मैं क्या दूंगी? हिप्नोटिक्स दूंगी। तो गाइस, दीज आर द 2 मेन कैटेगरीज। Sedatives particularly cover your calming effect, relaxing effect without sleeping, but hypnotics cover same effects, same calming, same reducing excitement, but they also produce sleep, and that sleep is like very natural sleep, very natural, काफी natural sleep होती है। Okay, अब क्लासिफिकेशन करते हैं पहले स्लीप की, क्योंकि स्लीप के बारे में पता होना चाहिए। नॉर्थ साइड के फेवरेट पोर्शन है ये, मतलब मैंने जितनी भी बार ऋषिकेश का, रायपुर का, एम्स दिल्ली जितनी बार पेपर दिया है, मैंने हमेशा स्लीप का पैटर्न देखा ही देखा है, तो क्यों ना इसे पढ़ ही लेते, खत्म करते हैं इसका काम। ओके, सो अगर मैं स्लीप की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो गाइस 2 प्रकार की क्लासिफिकेशन है अर्चना, ओनली 2 टाइप्स। एक आती है आपकी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, ओके, स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यानी कि रैपिडली मूव नहीं कर रहे हैं, आंखें इस तरीके से मूव नहीं कर रही है, ओके। और दूसरी क्लासिफिकेशन आती है रैपिडली आई मूवमेंट हो रही है। अब मेन चीज आती है कि कैसे कैसे इंसान, इनकी क्लासिफिकेशन, स्लीप इतना इंपॉर्टेंट क्यों है?
तो गाइज इसकी 4 स्टेजेस है हमारे पास, किसकी? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के 4 स्टेजेस हैं, 0 to 4। 0 में एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं। 0 स्टेज में क्या होता है? फ्रॉम लाइंग डाउन टू फॉलिंग स्लीप। जैसे कि नाइट शिफ्ट की बात ही कर लेते हैं, हम बस लेटते हैं थोड़ी देर, राइट, और स्लीप, हमें फॉलिंग स्लीप की नींद में हम चले गए, बट ऐसा होता है? नहीं हो पाता है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेज 0 है, इसका मतलब है दिस स्टेज इज बेसिकली योर रिलैक्सिंग पीरियड, योर होम, जब आप घर पे सो चुके हो, अब आप नींद में जा चुके हो। सो आप जैसे ही बेड पे लेटे और आपको नींद आ गई, तो दिस स्टेज, ये जो क्लासिफिकेशन आप स्लीप की पढ़ रहे हो, ये मुश्किल आ रही है, सपने ले रहे हैं, नहीं यार कल ये करेंगे, ये इसकी बातें नहीं है। दिस पर्टिकुलरली स्लीप इज टॉकिंग अबाउट योर स्लीप, नेचुरली जो स्लीप में हो आप, उसकी क्लासिफिकेशन है ये, ना कि आप अभी बस आधा घंटा सोच रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, आंखें बंद करके गाने सुन रहे हो, वो स्टेज नहीं। व्हेन यू विल लाई डाउन एंड यू विल फॉल स्लीप, तो यानी आप सो चुके हो। अब सो चुके ही 0 स्टेज है, इसके आगे क्या होता होगा वो जानना इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आई मूवमेंट। आपके धीरे धीरे आईज की जो मूवमेंट होगी वो हल्की हल्की क्या हो जाएगी? थोड़ी कम हो जाएगी। आपके जो मसल्स होंगे वो धीरे धीरे हल्के हल्के रिलैक्स हो जाएंगे, और लगभग 5 से 10% आप किस स्टेज में हो? स्लीप टाइम में हो। 5 to 10, अगर 100% स्लीपिंग में जाने में ओनली 5 से 10% जो स्लीपिंग होती है वो आई मूवमेंट का रिड्यूस होना और बॉडी का हल्का हल्का रिलैक्स होना। स्टेज 2 में और ज्यादा आपकी जो आई मूवमेंट है वो डिक्रीज हो जाती है और पर्सन में अराउज, लेकिन इस वक्त आपका जो पेशेंट है वो 50% चांस है कि वो कभी भी किसी भी आवाज को सुनकर उठ सकता है। तो ये अराउजल का टाइम याद रखना, 1 स्टेज 10% एंड 2 स्टेज 50% डायरेक्ट, और स्मूथ मसल रिलैक्स हो रही है और ज्यादा आइज की मूवमेंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जो तीसरी स्टेज आती है हमारे पास, दैट इज अ डीपर स्टेज, ओके, डीपर विद स्लीप विद मिनिमम आई मूवमेंट एंड नॉन इजिली अराउजल, आसानी से नहीं उठ पाओगे आप। तो गाइस ये थे हमारे 3 स्टेजेस, किस चीज के? हमारी स्लीप के, जो कि हम सबके साथ होता है। पहले हम सो जाते हैं, फिर हमारी थोड़ी थोड़ी आई मूवमेंट रिलैक्सेशन हो जाती है 5%, उसके बाद हम अराउज भी हो जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है? डीपर स्लीप में हम पड़ जाते हैं, हमें अराउजल नहीं होता है। गाइज अब आती है 4th स्टेज। ये स्टेज मैंने ब्लैक पेन से क्यों लिखी है? क्योंकि इसके अंदर काफी चीजें होती हैं, और ये स्टेज जो होती है, आपको पता होगा ना, बच्चों में 16 आवर स्लीप लेते हैं, छोटे बेबीज जो होते हैं, तो उनको मद्देनजर रखकर आपने इस बात को देखना है। डीपेस्ट लेवल ऑफ स्लीप, डीपेस्ट मेटाबॉलिक रेट क्या होगा? इस टाइम पे कम होगा। ग्रोथ हार्मोन क्या होंगे? सिक्रीट हो रहे होंगे हाईएस्ट। जैसे कि मैं अर्ली मॉर्निंग बोलूं, लगभग 3, 4, 5 बजे के आसपास, दैट वाज द हाईएस्ट नींद आने वाला पॉइंट। नो आई मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मसल आर फुल्ली रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड है मसल। इफ अवेकन्ड, अगर वो क्या करता है? उठता है, तो डिसओरिएंटेड होगा, अरे मैं कहाँ हूँ, समझ में नहीं आ रहा कहाँ हूँ। कभी कभी हमें नाइट शिफ्ट में होता है, जब हमें थोड़ा सा नींद आ जाती है तो फिर लगता है अरे कहाँ पहुंच गए। कई बार तो गिर भी जाते हैं, इतना छोटा सा तो हमें वो देते हैं वो लोग सेट सोने के लिए, हार्डली इतना सा। सोचो जो मोटे मोटे वो क्या करते होंगे ना, वो पिलो लगा के सोते हैं साइड में। मतलब 5 साल तो मेरी नींद तो मुझे पता ही नहीं था नींद होती क्या है ड्यूटी पे, क्योंकि हार्डली 15 मिनट्स मिलते थे आईसीयू में, बट देन आफ्टर वार्ड में तो आपको 3 आवर स्लीप मिलता है, इसीलिए सब वार्ड मांगते हैं। और वार्ड में वो लोग होते हैं जिनकी टांग टूटी है, जिनकी आंख में दिक्कत है, जिनके हाथ पैर में कुछ दिक्कत है, जिनको काइफोसिस है या कुछ स्क्रोसिस का प्रॉब्लम है, बैक स्पाइन है, या कोई प्रेग्नेंट है, मैं बस ठीक ठाक मुझे वार्ड में रखा हुआ है, बिकॉज दे नो कि मैं कभी भी गायब हो सकती हूँ, इसीलिए, क्योंकि वो चेंज करना ना प्रॉब्लम होता है। सो गाइज लेट्स अगेन स्टार्टेड। ओके, डिसओरिएंटेड पेशेंट जो 1 से 2 मिनट में उसको थोड़ा होश आने में लगेगा कि हाँ मैं कहाँ हूँ, मतलब कैसा है सिचुएशन, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो मूवमेंट है जिसमें आंखें बिल्कुल, मैंने मदर का देखा है, मेरी मदर की आंखें हमेशा ऐसे गोल गोल घूमती रहती है इधर उधर। सो लेट्स सी क्या रहता है, ये एसोसिएटेड होता है, या तो ड्रीमिंग ले रहा है पेशेंट, या तो वो हार्ट रेट बढ़ा हुआ है उसका, मतलब इस टाइम ऐसा होगा, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा। क्या आपके नॉन रैपिड आई मूवमेंट में हार्ट रेट बढ़ा था? नो। इसीलिए क्वेश्चन कहां से उठ के आते हैं? रैपिड आई मूवमेंट में। तो गाइज रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसी क्लासिफिकेशन है आपकी स्लीप की जिसमें आपका रेट, आपका ड्रीमिंग, आपका ब्रीदिंग, आपका ब्रेन का एक्टिविटी, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ वॉलेंटरी मसल, सब कुछ जो होता है वो देखने को मिलता है। इज इट क्लियर?
आपको स्लीप की क्लासिफिकेशन क्लियर हुई। अब मैंने इसको क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये सिडेटिव हिप्नोटिक्स किस पे काम कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर काम कर रहे हैं, इन्हीं के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। तो आपको टॉपिक को जब हम डीपली टॉपिक पढ़ते हैं तो काफी कुछ चीजें हमारे दिमाग में परमानेंट स्टे कर जाती हैं। डायरेक्ट सिडेटिव पढ़ोगे, डायरेक्ट एग्जांपल्स पढ़ोगे, कभी याद नहीं होंगे। लेकिन जब आपने खुद को याद होगा कि सिडेटिव्स पढ़े थे, फिर हमने स्लीपिंग की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, और तो इसका मतलब सिडेटिव और हिप्नोटिक स्लीप से लेना देना इन लोगों का। ऑलराइट, लेट्स नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस। सो बेसिक सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स मैंने बता दिया। सिडेटिव जो है वो आपके स्लीपिंग नहीं कॉज करते हैं और हिप्नोटिक्स आपके स्लीप कॉज करते हैं। क्यों? क्योंकि सिडेटिव आप ज्यादा मात्रा में नहीं देते हो और हिप्नोटिक्स को आप ज्यादा मात्रा में दे सकते हो। तो गाइस नाउ लेट्स गो विद द क्लासिफिकेशन। बेंजोडाइजेपाइंस, पहली क्लासिफिकेशन इन दोनों की क्या आ जाती है, बेंजोडाइजेपाइंस। ये दोनों सिस्टर्स ही हैं, बस एक ही डिफरेंस है स्लीप का, बाकी दोनों का काम सेम है, इसीलिए इनके एग्जांपल्स भी क्या आएंगे, लगभग सेम क्लासिफिकेशंस के। ओके, बेंजोडाइजेपाइंस नंबर 1 हिप्नोटिक काम करता है। ओके, एग्जांपल डाइजेपाम, एल्प्राजोलम। गाइस लेट मी टेल यू, हम हर दिन पेशेंट को एल्प्रेक्स देते हैं एवरी नाइट। अगर वो अगले दिन पोस्टेड होता है, हम पेशेंट को एल्प्रेक्स देते हैं, क्योंकि उसके मन में डर होगा, उसके मन में थोड़ा घबराहट होगी, मेरा कल सर्जरी है, तो हम नहीं चाहते वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रहे, इसीलिए उसकी बॉडी को शांत करने के लिए एल्प्रेक्स दिया जाता है। एंड दैट एल्प्रेक्स ऑल्सो मेक दैट पेशेंट टू गेट स्लीप। तो वो हिप्नोटिक है। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज अ हिप्नोटिक। वो बेंजोडाइजेपाइंस की कैटेगरी में से एक ड्रग है, डाइजेपाम, एल्प्राजोलम एंड फ्लोराजिपाम। नेक्स्ट, एंटी एंजाइटी कौन सी ड्रग्स है, सेम डाइजेपाम, सेम लोरेंजेपाम, कोलेंजेपाम। तो गाइज आप देख सकते हो डाइजेपाम हिप्नोटिक भी काम करता है, डाइजेपाम एंटी एंजाइटिक भी काम करता है, और आपका एंटी कन्वल्सेंट भी काम करता है। इसलिए भाई ये हर चीज करता है, इसलिए हम सबसे जल्दी जल्दी कुछ भी मैनेज करना है हम डाइजेपाम देते हैं, रिमेंबर। ऑलराइट, तो बेंजोडाइजेपाइंस की कैटेगरी में से पाम 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 के ड्रग्स आ जाते हैं। बेंजोडाइजेपाइंस किसके एग्जांपल्स हैं, हिप्नोटिक्स के और सिडेटिव्स के। तो ये हिप्नोटिक भी काम करता है, एंटी एंजाइटी काम करता है, एंटी कन्वल्सेंट काम करता है। एग्जाम्पल हिप्नोटिक्स में क्या क्या है, डाइजेपाम, एल्प्राजोलम, फ्लोराजिपाम एंड देन डाइजेपाम, लोरेंजेपाम, कोलेंजेपाम। एंटी कन्वर्सन सेम, कोलेंजेपाम, लोरेंजेपाम, डाइजेपाम। यानी कि आपको बस मेन याद रखना है बेंजोडाइजेपाइंस, हिप्नोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी कन्वर्सन, सेम। ओके गाइस, नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन आता है एंटागोनिस्ट क्या है इनका। तो गाइस फ्लूमाजिल, फ्लूमाजिनिल इज द एंटागोनिस्ट ऑफ दीज बेंजोडाइजेपाइंस। और आपको शायद ये ड्रग ऑफ चॉइस में भी लिखा होता है कि डाइजेपाम का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, हम लोग उसमें लिखते हैं फ्लूमाजिनिल। मेरे पास एक ड्रग ऑफ चॉइस का भी पेज है, करेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार्बिट्रेट्स। अब देखो इसका मतलब यह कि बेंजोडाइजेपाम अलग क्लासिफिकेशन है और बार्बिट्रेट्स अलग क्लासिफिकेशन है। बार्बिट्रेट्स, ओके, बार्बिट्रेट्स बेसिकली आपके लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लॉन्ग एक्टिंग में क्या आएगा, फिनोबार्बिटोन्स। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आएगा, फिनोबार्बिटोन। सॉरी, एक होता है शायद मैंने गलत लिखा, हाँ एक फिनो है एक पीनो है, पेंटो, सॉरी एक फिनो है और एक पेंटो है, ठीक है, पेंटोबार्बिटोन और फिनोबार्बिटोन। अल्ट्रा शॉर्ट में क्या आएगा, थियोपेंटोन एंड मिथॉक्सीजीटोन। ओके, तो आप क्या ध्यान में रखोगे, आपको मेन हेडिंग्स की क्लैरिफिकेशन करनी है अपने माइंड में। सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, these are divided into 3 types of, मतलब not more 3 but they are divided into further categories. The number 1 is your benzodiazepines, all palm drugs, then barbiturates or on drugs, barbiturates, okay, and then after non benzodiazepines, इनमें एग्जाम्पल क्या आता है, जोपिडोन, ज़ैलिप्रोन एंड ज़ोल्पिडोम। ये ड्रग्स क्या आपकी नॉन बार्बिट्रेट्स है, जो कि बहुत ही अनकॉमन सी हैं। तो हमको इसका मतलब है 2 याद रखने हैं, बेंजोडाइजेपाइंस एंड बार्बिटूरेट्स। और ये फिनोबार्बिटोन, ये सब आपके फिनोबार्बिटोन आपका आ जाएगा बार्बिट्रेट्स में, और बेंजोडाइजेपाइंस में क्या आ जाएंगे, पाम्स ड्रग्स। ओके, एक्शन देख लेते हैं जल्दी से इनका। तो गाइस नंबर 1, एंजाइटी को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस। तो ऊपर हमने अभी भी पढ़ा एंटी एंजाइटी, हिप्नोटिक्स एंड एंटी कन्वल्सेंट्स। क्या ये लोग पेन को रिड्यूस कर रहे हैं, नहीं। तो ध्यान रखा जाए कि ये कहीं पेन का इनके साथ इतना कनेक्शन नहीं है।
तो ये रिड्यूस करते हैं आपकी एंजाइटी को, सिडेट और हिप्नोटिक्स का काम करते हैं। अब बताइए काम कैसे करते हैं। मैंने आपको लाइगेंड चैनल रिसेप्टर्स पढ़ाए थे, फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स, जिसमें मैंने बोला था कि जो ड्रग्स होती है लोरेंजेपाम आई, डाइजेपाम आई, उन्होंने गाबा को खोला और क्लोराइड अंदर चला गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, एक्शन पोटेंशियल डिक्रीज हो गया और वो सेल क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, शांत हो गया। तो गाइज वही काम हो रहा है यहाँ पे, सिडेशन और हिप्नोटिक्स उसी मैकेनिज्म पे काम करते हैं जो मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, जो मैंने एक टाइप बताई थी आपको एंजाइम्स की, जिसका नाम था लाइगेंड चैनल्स, ओके, रिसेप्टर्स, गेटेड, लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स, जिसमें हमारा लोरेंजेपाम, डाइजेपाम मैंने एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था ये गावा पे काम करते हैं, गावा को खोल देते हैं और अंदर क्लोराइड को डाल देते हैं। तो गाइज आपके सिडेटिव और हिप्नोटिक्स अल्फा 1 गावा ए, अब अल्फा 1 बोल लो, गावा ए, गावा 2, व्हाटएवर, आपको मेन कंसेप्ट पता होना चाहिए, वो आपको पता है। ओके, एमेंशिया, एमेंशिया क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस होना। उस केस में भी आपका अल्फा 1 गावा ए रिसेप्टर्स क्या करते हैं, काम करते हैं। मसल रिलैक्स करने का भी सेम बाय अल्फा 2 गाबा ए। तो बस अल्फा 1 अल्फा 2 चेंज हो रहे हैं, बाकी तो कंसेप्ट सारा सेम रह रहा है। एंटी कन्वर्सेंट्स भी काम करते हैं क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल को कम कर सीजर्स को क्या कर रहे थे, शांत कर रहे थे। तो ये एंटी कन्वर्सेंट्स, एंटी एंजाइटी एंड हिप्नोटिक्स, ये तीन काम करते हैं हमारे बेंजोडाइजेपाइन्स, बार्बिट्रेट्स एंड योर नॉन बार्बिट्रेट्स। ओके, अब फ्लो चार्ट में देख लेते हैं एक बार। तो बेंजोडाइजेपाइन्स आई, इन्होंने बाइंड किया किसके साथ, गाबा ए के साथ। अब अल्फा 1 अल्फा 2 व्हाटएवर इनहेंस किया किसको, रिसेप्टर की अफिनिटी को, कि गाबा के साथ चिपक जाएं। जैसे ही गाबा के साथ वो चिपक गए, उन्होंने इंक्रीज किया क्लोराइड के इनफ्लक्स को। जैसे क्लोराइड अंदर आना स्टार्ट हो गया, सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने क्या कर दिया, डिप्रेशन। तो ये किसकी क्लासिफिकेशन की आपका रोल ऑफ प्ले है, ये है आपके सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ओके, ऑलराइट, अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वो है बार्बिट्रेट्स की। बार्बिट्रेट्स कैसे काम करते हैं गाइस, सेम काम है बार्बिट्रेट्स का, बिल्कुल सेम, बस थोड़ा सा अंतर होता है बेंजोडाइजेपाइन और बार्बिट्रेट्स का, कि क्यों इनको दो अलग अलग बातों में, क्यों इनके नाम अलग अलग है, बस वही पढ़ना है। बाकी इनका मोड ऑफ एक्शन सेम होता है, बाकी इनका सारा काम करने का एक्शन सेम होता है। बस इकलौती एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि बार्बिट्रेट्स की डिपेंडेंसी हो जाती है, जिसकी वजह से इसको इतना कॉमनली इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इसका यूफोरिया ज्यादा होता है, तो लोग इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए आप जो है वो बेंजोडाइजेपाइन्स का इस्तेमाल करते हैं एज कंपेयर टू बार्बिट्रेट्स, लेकिन काम दोनों का सेम होता है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके जो बार्बिट्रेट्स हैं वो आपके क्या करते हैं, दे आर डेरिवेटिव ऑफ बार्बिट्रिक एसिड, जो आपके नेचुरली प्लांट्स से मिलता है। सिडेशन और हिप्नोसिस मालूम है हमको, रिड्यूस एंजाइटी मालूम है हमको, प्रिवेंट यूफोरिया, सॉरी प्रोड्यूस यूफोरिया मालूम है हमको। अब यूफोरिया की बात ऊपर इतनी नहीं करी गई है, लेकिन बार्बिट्रेट्स के साथ यूफोरिया की बात जो है वो हो रही है। इसका मतलब है कि लोग इसको जो है वो नशे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एनेस्थीसिया, हाइपर एल्जेसिया। अब इसका मतलब है कि पेन ज्यादा होता है, हाँ जी। तो गाइस एक ये बात है जो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि बार्बिट्रेट्स की अगर मात्रा कोई बढ़ा देता है तो उसको थोड़ी सी चीज से भी दर्द का महसूस हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसको क्या होगा, उस सेंसिटिविटी की वजह से थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है। तो इसके अंदर ये हाइपर एल्जेसिया काम करता है, ना कि एनाल्जेसिया। वैसे तो सिडेटिव और हिप्नोटिक्स में एनाल्जेसिक्स का कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि आपके एनाल्जेसिक्स में थोड़ा बहुत हिप्नोटिक्स का काम था, लेकिन आपके हिप्नोटिक्स में और सिडेटिव्स में एल्जेसिया को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा था। लेकिन आपके बार्बिट्रेट्स तो हाइपर एल्जेसिया कर देते हैं, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पेन जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। एनेस्थीसिया हाई डोज में दोगे तो एनेस्थीसिया का काम करते हैं, मतलब पेशेंट का होश जो खो सकता है वो अपने। एंटी कन्वर्सेंट इफेक्ट, ये तो हमें पता ही है, एंटी कन्वर्सेंट, एंटी कन्वर्सेंट, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। ओके, ये तो इनके फंक्शन, हिप्नोटिक्स, ये तीन फंक्शन तो हमको मालूम ही हैं। ओके, रेस्पिरेटरी में क्या काम करता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन लीड करता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करता है हाई डोज में। तो गाइस इसीलिए काफी खतरनाक होते हैं बार्बिट्रेट्स, इतने भी आसान नहीं होते हैं।
कार्डियो में क्या करता है, स्लाइट रिडक्शन इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट। हाई डोज में ये आपको हार्ट के ऊपर भी काम करने का काम करता है, जिससे वो उसको शट डाउन करने की कोशिश करता है। स्केलेटन मसल्स को रिलैक्स कर देगा, एक्साइटेबिलिटी को कम कर देगा। यही तो एक असर है जिसके लिए लोग लेते हैं, ताकि दर्द ना हो, ये सब ना हो। ओके, अब बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से मैनेज किया जाता है। एंड एक्यूट बार्बिट्रेट पॉइजनिंग, अगर आपका जो जब भी कहीं ग्राम लिखा है ना, इसका मतलब है कि इसका डोज, अगर क्वांटिटी अगर आप इससे ज्यादा ले रहे हैं या इसके आसपास ले रहे हो, तो आपको पॉइजनिंग देखने को मिल सकती है। सो एक्यूट बार्बिट्रेट की जो पॉइजनिंग है एट 6 to 10 ग्राम के लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो इससे होगा क्या, सेम रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं ऊपर से हिप्नोटिक और सेडेटिव्स में, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ओके, और आपको क्या होगा, ये सब देखने को, बीपी पेशेंट का एकदम से क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये सब देखने को मिलता है। तो क्या करें, ट्रीट कैसे करें गाइस, एक्टिवेटेड चारकोल, ना कि नाल्ट्रेक्सोन, ना कि नैलेक्सोन, ना कुछ ऐसा कुछ नहीं देना है, ना ही फ्लूमेजिल जो आपने यहाँ पे भी पढ़ा था, इसका फ्लूमेजिनिल, ये भी नहीं देना है आपको। जो है क्या यूज करना है इनके लिए, एक्टिवेटेड चारकोल, गैस्ट्रिक लवाजिंग, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, फोर्स्ड अल्कलाइन डायोरेसिस, ताकि सारा फ्लश आउट कर दो यूरिन से, हीमोडायलिसिस, आप ये सब कर सकते हो। लेकिन ऊपर की जो ड्रग ऑफ चॉइसेस वो एंटीडोट थे, वो इनके केस में काम नहीं करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल काफी कॉमनली यूज किया जाता है, तो ध्यान में रखना है आपको ये। यस, ड्रग ऑफ चॉइस बोल सकते हो आप इसको, एक्टिवेटेड चारकोल को। लेकिन अर्चना, एनक्लेक्स एक स्टेप आगे चलता है, तो हो सकता है इनमें से भी कुछ पूछ ले, तो आप ध्यान में। हाँ, ओवरऑल, मुझे लगा आप इसका बोल रही हो, इसका नहीं, ओवरऑल का। लेकिन अगर आपको इसका पर्टिकुलर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको और भी ऑप्शंस हैं और उनमें से भी काम बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, गाबा, बार्बिट्रेट्स बाइंड किए, क्लोराइड ओपन हुआ और हाइपर पोलराइजेशन। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है, हाइपर पोलराइजेशन। गाइज, आप लोग इस हाइपर पोलराइजेशन से क्या समझते हो, क्या एक्टिव होना, नहीं, डीपोलराइजेशन बोलते हैं उसको। ओके, तो अर्चना मैं ये टर्म इसलिए जानबूझ के लिख रखी है ताकि आप इसको लिंक कर सके आपके रीपोलराइजेशन से। ओके, तो जब मैं बोल रही हूं कि क्लोराइड नेगेटिव चार्ज बहुत बढ़ रहा है, तो उसको हाइपर पोलराइजेशन हो रही है, उसकी नेगेटिवली चार्ज बढ़ रहा है। सो दिस हाइपर पोलराइजेशन विल रिड्यूस द कंडक्शन सिस्टम। ओके, अगर मैं डीपोलराइजेशन बोलूंगी, दैट विल इनिशिएट और इनहेंस द योर कंडक्शन सिस्टम। बट यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन टर्म इस्तेमाल किया जाता है, और ये एमसीक्यूज नॉर्सेट जैसे पेपर के अंदर ही आपको कंफ्यूज कर सकता है। देखने में लगेगा हाइपर पोलराइजेशन, नहीं, वो तो रीपोलराइजेशन करता है। नहीं, आपको आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइपर पोलराइजेशन को टिक करना है, क्योंकि हाइपर पोलराइजेशन का यहाँ पे मतलब क्या, क्लोराइड्स का जो अंदर है वो बढ़ रहा है, वो हाइपर पोलराइजेशन हो रही है उसकी। ओके, चार्ज बढ़ रहा है वो अंदर, और जिसके बाद क्या होगा, सिंपैथेटिक आपका जो सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, एंड सीजर जैसी एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? कैन यू प्लीज स्टॉप इट? ओके, सो यस, आप लोग अब पूछ सकते हो, जिसको पूछना है कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू योर टुडेज क्लास। मेरे ब्रदर को चल रही है। शिवाली, क्या चल रही है आपके ब्रदर को? एक सेकेंड, कोडीन चल रही है, वो प्रिस्क्राइब्ड होगी ना, ऑस्ट्रेलिया में तो हर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड ही दी जाती है। आई स्टिल रिमेंबर, या मेरे एक फ्रेंड थे, उनको एग्जाम में, ऑस्की के एग्जाम में कोडीन आया था, बच्चे को देनी थी, तो भाई वो कोडीन का जो सिरप का बोतल है ना, उस पे भी लेबलिंग करते हैं कि कितना, जैसे हम लोग फेंटानिल की चार्टिंग करते हैं, इतना फेंटानिल लिया। जैसे मुझे कल ट्रांसप्लांटेशन था, मैंने टेक्रोलिमस 1.5 लिया, सेल्सेप्ट लिया, तो कितना बैलेंस बचा। इसे हम S4 ऐसे ड्रग्स बोलते हैं। तो आपका कोडीन का भी चार्टिंग होता है, कितना कोडीन लिया, कितना ml लिया, 5 ml लिया, बोतल कितने की है, 100 ml की है, तो बैलेंस कितना हुआ, 95 ml, क्योंकि 5 ml ले लिया, तो आप वहां चार्ट करते हो कि भाई 95 ml छोड़ा है, इतना ज्यादा। इन केस मेरे को पेन हुई थी ना माइग्रेन की, तो उसने मुझे वैसे दिया, वो तो अचानक मैंने पूछ लिया कि कौन सी मेडिसिन है, तो बोलती है ना कोडीन है। मैंने कहा मैंने नहीं लेनी है, तो नॉर्मल है। या तो इस प्रकार से ओके, तो आप बताओ शिवाली, व्हाई दे वर लाइक गिविंग यू कोडीन, वो क्यों देना चाह रहे थे आपको कोडीन? कोडीन क्या काम करता है एक्चुअली? उसको ना, जैसे मतलब मैं तो माइग्रेन के लिए मतलब पहले लेती थी, आई थिंक एक चलती थी, वो ना मेरे को रेजिस्ट ही हो गई थी। ओके ओके, तो उसके बाद अगर मैंने उससे पूछा तो उसको स्टोन पेन होती थी, उसको स्टोन पेन होती, उसकी वजह से वो ले रही थी।
हाँ। बिकॉज वो आपके एनाल्जेसिक है, ठीक है, ध्यान में रखना, बस मैं यही बात बताना चाह रही हूँ कि कोडीन आपकी मॉडरेट और लो एगोनिस्ट पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, ओके, दैट इज समथिंग दैट आई वांट टू टेल यू, कोडीन इज योर एनाल्जेसिक्स। सो आपके फेंटानिल, हीरोइन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, नॉट कॉर्टिसोन सॉरी, वो तो आपका एंटी एस्थमेटिक में आ जाता है। हाँ जी मेहक, हाइड्रोकॉर्टिसोन किसकी क्लासिफिकेशन की ड्रग है? वेरी गुड। कौन सा टाइप का स्टेरॉइड? 3 टाइप्स के पढ़ाए थे मैंने, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और यस, वेरी गुड। याद रखना है कि याद रखना सारी चीजें। ओके तो चलो मैं फिर क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ, कोई भी आंसर दे सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में शॉर्ट एक्टिंग हाइड्रोकॉर्टिसोन, मैंने बोला था मैं आईसीयू में हाइड्रोकॉर्टिसोन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट कौन सा आता है? नेक्स्ट, हाँ उसका एग्जाम्पल क्या है रंजना? वेरी गुड, प्रेडनिसोलोन। और लास्ट हमारा लॉन्ग एक्टिंग डेक्सामेथासोन एंड बीटामेथासोन, वेरी गुड गाइस। लिटरली हम टेलिंग, ये जानकारी जो है ना हमारी ड्रग्स की नॉलेज, ये हमें बहुत आगे लेके जाती है, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ड्रग्स हर कोई उतना नहीं पढ़ता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए। ओके ठीक है, नो इशू गाइस। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? ओके लेट मी आस्क। दिलप्रीत, क्या आपको आज की क्लास में कोई डाउट है? रिकॉर्डेड क्लास ये स्टार्ट है अभी भी, एक बार देखना प्लीज।